नमस्कार, हाई स्कूल ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे देश की नई शिक्षा नीति के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी नई शिक्षा नीति में क्या कुछ विशेष हुआ है जो अब तक हमारे देश में नहीं था। तो इससे पहले कि हम लोग नई शिक्षा नीति पर चर्चा शुरू करें, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 लेवल तक के, उनके लिए ट्यूटोरियल्स डालते हैं और इसके अलावा भी सामान्य जो जनरल नॉलेज की बातें होती हैं उनसे संबंधित वीडियोस हम लोग यहाँ बनाते हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी निवेदन रहेगा कि जब कभी भी आप डिप्रेशन में महसूस करें अपने आप को, जब कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करें और लगता है कि हमारे चारों तरफ अंधेरा है, रोशनी की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है, ऐसी स्थिति में आपको उस तनाव से बाहर लाने के लिए हमारा एक चैनल है बी पॉजिटिव विद महेंद्रा। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बी पॉजिटिव विद महेंद्रा चैनल को एक बार आप ज़रूर विजिट करें और अच्छा लगे तो उस चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि उस चैनल के वीडियोस आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग नई शिक्षा नीति के बारे में। तो नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए के कस्तूरीरंगन, जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं हमारे देश के, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 2019 के अंत तक भारत सरकार को सौंप दी थी। और उसी रिपोर्ट को आधार मान करके नई शिक्षा नीति का निर्धारण हमारे देश में 29 जुलाई 2020 को मंत्रिमंडल के द्वारा पारित करके लागू करने का रास्ता साफ कर दिया गया है। दरअसल हमारे देश में 1986 में पिछली बार शिक्षा नीति का निर्धारण किया गया था और उसके बाद उस शिक्षा नीति में 1992 में कुछ बदलाव किए गए थे और तब से लेकर के अब तक हमारे जो शिक्षा नीति है वो उसी प्राचीन परंपरा पर चली आ रही थी। तो बड़ा लंबा समय हो गया। इस पूरे समय के दौरान दुनिया भर की जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज हो गई, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हम वहीं अटके हुए थे। लेकिन देर से ही सही एक अच्छा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो चलिए बात करते हैं कि इस शिक्षा नीति के अंदर क्या क्या विशेष चीज़ें जोड़ी गई हैं। देखिए, स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन दोनों के अंदर ही बड़ा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलना है। सबसे पहले तो जो हमारी MHRD मिनिस्ट्री थी, जो किसी ज़माने में शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, उस MHRD मिनिस्ट्री का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, यानी ये शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो रेशियो है, सकल अनुपात है पंजीयन करवाने का, विद्यालयों में विद्यार्थियों के पंजीयन करवाने का, जिसको GER कहा गया है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कहा गया है, उस अनुपात को 100% तक करने की कोशिश की गई है। यानी जितने भी विद्यार्थी हैं इस शिक्षा के लिए योग्य जो आयु वर्ग है उसमें, उन सब का पंजीयन शिक्षा के अंदर होना चाहिए, ऐसा इसके माध्यम से लक्ष्य रखा गया है। 5वीं तक की जो कक्षा है उसे मातृभाषा में देने का प्रावधान किया गया है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चों के ऊपर कोई भी दूसरी भाषा थोप दी जाती है जो उनकी खुद की नहीं होती और बच्चे उसमें बड़ी परेशानी महसूस करते हैं। उनको एक रटे रटाए फॉर्मेट में आना पड़ता है, वो समझ नहीं पाते उस बात को। तो जो इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम है, यानी सिखाने का जो माध्यम है, उसको मातृभाषा में रखने का प्रावधान किया गया है 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में, जिसे बाद में 8वीं तक के लिए बढ़ाने की भी बात की गई है। भाषा के मामले में मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि इस पूरी शिक्षा पद्धति जो नई आएगी उसमें त्रिभाषाई फार्मूला रखने की बात कही गई है, यानी उसकी मातृभाषा को भी सम्मान मिले, उसकी क्षेत्रीय भाषा को भी सम्मान मिले और जो हमारी राष्ट्र की अन्य भाषाएं हैं उनको भी मान सम्मान मिले, और विदेशी भाषाएं जो हैं उनको सीखने के लिए 6ठी क्लास या उसके ऊपर के लिए प्रावधान किया गया है। ये बड़ा अच्छा है, बच्चों के ऊपर बोझ कम होगा। अब जो पैटर्न बदला गया है, जो फॉर्मेट हमारे एजुकेशन सिस्टम का था वो स्कूल और कॉलेज एजुकेशन दोनों का है, उसको बदलने की कोशिश की गई है, बदलने की बात इसमें कही गई है। तो वो बदलाव है वो इस प्रकार रहेगा कि स्कूल एजुकेशन में अब तक जो हमारा फॉर्मेट था वो था 10+10
2 यानी 10वीं तक हम लोग एक कॉमन एजुकेशन लेते थे और 11वीं और 12वीं में विषय आधारित हमारा जो है स्पेशलाइजेशन रहता था। ये 10+2 हमारा फॉर्मेट था। अब इस 10+2 फॉर्मेट को 5+3+3+4 कर दिया गया है। 5+3+3+4 इस तरह से इसको नए फॉर्मेट के अंदर इसको डिवीजन किया गया है। इसके अंदर कौन सी क्लास में क्या होगा, तो जो हमारी पहली स्टेज इसके अंदर है वो 5 साल की, उसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। इसके अंदर 3 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। और इस फाउंडेशन स्टेज के अंदर जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है वो है इसके अंदर गणित के बारे में और लेखन के बारे में बच्चों की रुचि को जागृत करना है। और इसको ये जो शिक्षण पद्धति होगी वो गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति होगी। पहली और दूसरी कक्षा और उससे पहले की जो चीज़ें हैं वो इसमें शामिल होंगी। इनको गतिविधि आधारित शिक्षण के रूप में रखा जाएगा। इसके बाद अगली जो स्टेज है जो कि अगले 3 वर्ष जो रहेंगे, उन 3 वर्षों को प्रीपरेटरी स्टेज कहा गया है। इस स्टेज के अंदर बच्चे तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई को करेंगे, यानी तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा को पढ़ेंगे। और इस समय जो तरीका अपनाया गया है वो प्रायोगिक शिक्षण विधि होगी, यानी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल में रखा जाए, जितना ज़्यादा हो सके वो प्रैक्टिकल करे, और जितना प्रैक्टिकल करेगा उतना ही बच्चा ज़्यादा किसी चीज़ को सीख पाएगा। उसके बाद अगले जो 3 वर्ष हैं उसको मिडिल स्टेज कहा गया है, जो कि हमारी कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए होगा। और ये अवधि होगी 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। यहाँ हमारे नए इंट्रोडक्शन के रूप में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ दिया जाएगा, यानी कौशल डेवलपमेंट जो है वो मिडिल क्लास के साथ शुरू कर दिया जाएगा। फॉरेन लैंग्वेज का अध्ययन जो है वो भी इसी स्टेज से शुरू कर दिया जाएगा। और कोडिंग सिखाने की बात है, जो कि आज किसी भी टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, खासतौर से कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बारे में, तो कोडिंग को जो है इस स्टेज से शुरू कर दिया जाएगा सिखाना बच्चों को। और स्कूल एजुकेशन के अंतिम जो 4 वर्ष हैं जिनको हम लोग सेकेंडरी स्टेज कहेंगे, इसके अंदर 9th to 12th के बच्चे पढ़ेंगे और 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे इस अवधि में अध्ययन करेंगे। इनके लिए वो बोर्ड के एग्ज़ाम भी होंगे, 2 एग्ज़ाम इसके अंदर होंगे, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम होगा, हर 6-6 महीने में परीक्षाएं होंगी। लेकिन परीक्षाओं का खौफ जो है उसको ख़त्म करने की बात की गई है। जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसका पैटर्न बदला जाएगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो रहेंगे, लेकिन इनके साथ साथ जो जिसके माध्यम से बच्चा अपनी अभिव्यक्ति को महत्व दे सके, वर्णनात्मक या व्याख्यात्मक जो उत्तर हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा, बच्चे की ज्ञान और उसकी मौलिक अभिव्यक्ति को यहाँ पर महत्व दिया जाएगा। दूसरी जो चीज़ें रहेंगी वो विषयों के चयन के संबंध में रहेगी। अभी तक हम लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इस तरह से स्ट्रीम में बंध जाते हैं 11वीं 12वीं कक्षा तक में जा कर के, लेकिन यहाँ जो है उसको विषय चयन में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। यानी बच्चा जो है वो फिजिक्स के साथ फैशन को भी पढ़ सकता है, कॉमर्स के साथ संस्कृत को भी पढ़ सकता है, यानी जो उसका रुचि है उसके अनुसार विषयों का समावेश वो अपने पाठ्यक्रम में कर पाएगा, चयन कर पाएगा। तो ये बड़ा एक सुखद सा अनुभव हम लोगों को होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह हम लोग देखते हैं कि बच्चे की किसी एक आर्ट्स के विषय में भी रुचि होती है, उसको जीव विज्ञान भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर छूट बच्चों को दी गई है। अब इसके साथ एक विशेष चीज़ यहाँ आएगी कि जो लोकल एग्ज़ाम्स जितने भी होंगे उनके लिए जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड जो दिया जाता है, अभी तक हम लोग जो उसको कार्ड देते थे उसमें फॉर्मल एजुकेशन के अंकों को वेटेज दे करके हम लोग उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया करते थे। लेकिन अब जो प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में होगा। उसके अंदर बच्चे के फॉर्मल जो मार्क्स हैं वो तो रहेंगे, लेकिन उनके अलावा उसकी टोटल पर्सनालिटी का प्रतिबिंब ये कार्ड बनेगा। बच्चे की किस चीज़ में रुचि है, वो अपना कैरियर किन किन क्षेत्रों में बना सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है उस बच्चे की, उस ताकत को पहचानने की कोशिश की जाएगी। और मूल्यांकन के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली रहेगी, जिसके अंदर बच्चा पहले स्वयं का मूल्यांकन करेगा, दूसरा उसका सहपाठी के द्वारा जो है मूल्यांकन किया जाएगा, और तीसरा उसके जो टीचर हैं उसके द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। तो त्रिस्तरीय मूल्यांकन करके बच्चे का एक ओवरऑल आंकलन किया जाएगा कि बच्चे के लिए कौन सा क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है। ये व्यवस्था इसके अंदर की गई है।
तीसरी, पाँचवीं, आठवीं में परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन बोर्ड की नहीं होगी, परंतु 10वीं और 12वीं दोनों के बोर्ड के एग्ज़ाम रहेंगे। बोर्ड 12वीं का एग्ज़ाम जो है वो कंपलसरी रहेगा, लेकिन 10वीं के एग्ज़ाम के अंदर कुछ न कुछ छूट की जैसी स्थिति रहेगी। तो अब हम लोग बात करते हैं उच्च शिक्षा के अंदर जो परिवर्तन आया है उसके बारे में। उच्च शिक्षा के अंदर भी जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो ये रहेगा कि एक ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अंदर सारे इंस्टीट्यूशंस आएंगे। केवल मेडिकल और लीगल की जो स्टडी है उनके अलावा सारे इंस्टीट्यूशन एक बॉडी के अधीन आ जाएंगे। जो विश्व के जो बड़े संस्थान हैं, जो विदेशी संस्थान हैं, जैसे कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ को भारत में आने का अवसर मिलेगा। इससे भारतीय यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा, वो ज़्यादा बेहतर एनवायरनमेंट को बना पाएंगे। और डिग्री करने के लिए अभी जो 3+2 साल का इस तरह का जो फॉर्मेट था, उसके अंदर परिवर्तन ये रहेगा कि आप 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, 4 साल की डिग्री विद रिसर्च कर सकते हैं, और 4 साल की डिग्री के करने के बाद आप 1 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। इस प्रकार के छूट आपको मिलने वाली है। उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा जो परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा वो ये आएगा कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की सुविधा मिलेगी। यानी बच्चा जब किसी डिग्री या किसी कोर्स में एडमिशन लेने के बाद बीच में उसको लगता है 2 साल के बाद कि मुझे इस स्टडी से ब्रेक लेकर के मुझे किसी दूसरे अध्ययन में जाना चाहिए या उसको जाना चाहता हो, तो वो ये ब्रेक ले सकेगा। इस तरह से अभी हम लोग फॉर्मेट हैं कि 3 साल आपको डिग्री करनी है, उसके बाद 2 साल आपको पीजी करनी है, ये इतना समय इस कोर्स के लिए लगेगा। उसके बजाय कोर्स को बीच में बार बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, यानी किसी कोर्स में प्रवेश लेना और उसको छोड़ के दूसरे में चले जाना, फिर से वापस उसमें आ जाना, इस प्रकार की छूट इसके अंदर मिलेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया है किसी भी कैरियर को चुनने की दृष्टि से। 2025 तक अधिकांश लोगों को जो है वोकेशनल एजुकेशन के साथ जोड़ने का टारगेट है, ताकि स्वरोजगार की अवधारणा को महत्व मिल सके। हमारे पारंपरिक जो रोजगार हैं उनको महत्व दिया जाएगा। जो हमारे आसपास के लोग करते हैं ऐसे रोज़गारों को शिक्षा में शामिल करके उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसी कोशिश इस नए पाठ्यक्रम में हमको दिखाई देने वाली है। प्राइवेट और पब्लिक दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों के अंदर समन्वय को जो है वो लेकर के आने की कोशिश की जाएगी। रिसर्च के लिए नए नए विषयों का इंट्रोड्यूस जो है किया जाएगा। और बजट का प्रावधान जो पहले 4.6 था उसको 4.5 था, उसे 6% तक इंक्रीज़ किया गया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज को, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाए जाने की कोशिश है। और अब बात ये करते हैं कि ये शिक्षा नीति लागू कब होगी। तो कोशिश ये है कि 2021-22 का जो सत्र है उससे ये लागू हो जाए और 2025 तक ये फुली फंक्शनल जो है वो काम करना शुरू कर दे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।